आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। गुजरात में पीएम मोदी ने 4 जनसभाओं को किया संबोधित। पीएम ने कांग्रेस को बताया दलित विरोधी। अखिलेश यादव का बड़ा बयान, जहां पहले से चुनाव लड़ा वहां फिर से लड़ लेंगे चुनाव। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को लेकर किया सवाल, सबसे जूनियर अधिकारी को ही क्यों और कैसे चुना गया। जामा मस्जिद में प्रवेश चाहिए तो महिलाओं को लेकर आना होगा पुरुषों को साथ। नमस्कार, राष्ट्रीय हिंदी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन का आगाज करते हैं। गुजरात इस समय चुनावी मोड पर है। कोई गुजरात का गढ़ फतेह कर लेना चाहता है। खासकर बीजेपी भी किसी कीमत पर गुजरात को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती और गुजरात पर अपनी जीत लगातार जारी रखना चाहती है। ऐसे में पीएम मोदी एक एक दिन में 4 रैलियां कर रहे हैं। इसी क्रम में पालनपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जब मैं पालनपुर आता हूं तो मेरा ध्यान 5P पर जाता है। पीएम ने कहा कि 5P का मतलब पर्यटन, पर्यावरण, पानी, पशुधन और पोषण से है, जो कि विकसित गुजरात और पालनपुर में दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा कि आप इस जगह को ध्यान से देखेंगे तो पता लगेगा कि मेरे दिल में मेरे बनासकांठा और मेरे गुजरात के लिए और पूरे भारत के लिए कितना सीधा रोड मैप है। वहीं पीएम मोदी ने मेहसाना की रैली में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उसे देश विरोधी बताया और कहा कि कांग्रेस के राज में देश भाई भतीजावाद और जातिवाद के साथ भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा। उन्होंने कहा कि गुजरात की जनता अब उनकी सरकार में बिजली की मांग करती थी तो उसे गालियां मिलती थी, गोलियां मिलती थी। पीएम ने दमोह में भी अपने संबोधन में कांग्रेस के दलितों और महिला विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि एक आदमी सत्ता पाने के लिए पैदल यात्रा कर रहा है और खुद को जनजातीय समुदाय का हितैषी बता रहा है। पीएम ने कहा कि जब राष्ट्रपति चुनाव में भाजपा ने महिला उम्मीदवार को उतारा जो कि आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखती है, तब कांग्रेस ने उसका विरोध किया था। अब राहुल क्या दर्शाना चाहते हैं। वंशवाद कांग्रेसનું મોડેલ એટલે પરિવારવાદ, કાંગ્રેસનું મોડેલ એટલે જાતિવાદ, કાંગ્રેસનું મોડેલની પહેચાન સંપ્રદાયવાદ, વોટ બેંક પોલિટિક્સ आज कांग्रेसની પહેચાन। क्या अखिलेश यादव आजमगढ़ को छोड़ने वाले हैं? ये सवाल अखिलेश यादव के एक बयान से उठ रहा है जिसने इस बात को हवा दे दी है। अखिलेश यादव के इस बयान को लेकर लोकसभा चुनाव 2024 से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल कन्नौज में जब उनसे पूछा गया कि उनसे डिंपल यादव को क्यों छीन लिया गया तो अखिलेश यादव ने कहा कि वो खुद कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश ने यह भी कहा कि अभी वो खाली बैठे हैं और राजनेता तो है और चुनाव तो लड़ेंगे ही। ऐसा माना जा रहा है कि अखिलेश यादव का ये जवाब मैं यूं ही नहीं दिया हुआ है, बल्कि इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति है। सभी जानते हैं कन्नौज अखिलेश यादव के सबसे ज्यादा करीब रहा है और कन्नौज से डिंपल की हार अखिलेश यादव आज तक भूल नहीं पाए हैं। ऐसे में पत्नी डिंपल यादव को सुरक्षित मानी जाने वाली मैनपुरी शिफ्ट कर दिया है। अखिलेश यादव ने अब कन्नौज में खुद बीजेपी से भिड़ने का ऐलान किया है। क्या करेंगे खाली बैठ के घर अरे हमारा काम ही चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ेंगे। यहाँ पे जहाँ पहला चुनाव लड़े वहाँ फिर चुनाव लड़ेंगे। कन्नौज से लड़ेंगे भैया? नहीं, वो तो चुनाव लड़ना ही लड़ना है, उसमें क्या रोकना है, इसमें क्या सवाल पूछना है। कन्नौज से लड़ेंगे भैया? अरे वो तो अभी तय होगी पार्टी से। तो कन्नौज खाली है तो उसमें क्या करेंगे हम। और ये एक्सप्रेस वे, ये मंडियाँ, ये अस्पताल, ये कहाँ जाएंगे, किसने बनाएगी। अरे उसकी ईंट तक तो ठीक नहीं कर पा रहे, दवाइयां नहीं दे पा रहे। आपको सोचना चाहिए, बीमार हो जाओगे दवाई नहीं मिलेगी।
केंद्र सरकार की तरफ से गुरुवार को चुनाव की नियुक्ति की मूल फाइल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई। इससे पहले बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति से जुड़ी फाइल को पेश करने का आदेश दिया था। मामले की सुनवाई जस्टिस के.एम. जोसेफ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय बेंच कर रही है, जिसमें जस्टिस अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, ऋकेश रॉय और सिटी रवि कुमार शामिल हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में पारदर्शिता लाने की मांग पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। जानकारी के मुताबिक याचिका में मांग की गई है कि चुनाव आयुक्त का चयन सीजेआई, पीएम और नेता विपक्ष की कमेटी को करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन अरुण गोयल की नियुक्ति की फाइल देख कोर्ट ने सवाल किया कि 15 मई से पद खाली था। इसके बाद अचानक 24 घंटे से भी कम समय में नाम भेजने से लेकर मंजूरी देने की प्रक्रिया पूरी कर दी गई। 15 मई से 18 नवंबर के बीच क्या हुआ? मामले की सुनवाई कर रही बेंच ने सरकारी वकील से सवाल किया कि कानून मंत्री ने जो 4 नाम भेजे थे, उन नामों में क्या विशेष बात है? उनमें से सबसे जूनियर अधिकारी को ही क्यों और कैसे चुना गया? रिटायर होने जा रहे अधिकारी ने इस पद पर आने से पहले वीआरएस भी लिया। इस पर केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि प्रक्रिया में कुछ गलत नहीं हुआ है। पहले भी 12 से 24 घंटे में नियुक्तियां हुई हैं। ये 4 नाम डीओपीटी के डेटाबेस से लिए गए हैं, वो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं। उन्होंने आगे बताया कि नाम लिए जाते समय वरिष्ठता, रिटायरमेंट, उम्र आदि को देखा जाता है। इसकी पूरी व्यवस्था है। आयु की जगह बैच के आधार पर वरिष्ठता मानते हैं। जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए हैं, तभी से वो कांग्रेस नेताओं के निशाने पर रहते हैं। अब पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने ज्योतिरादित्य को गद्दार तक कह दिया है। सिंधिया पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि सिंधिया का सबसे अच्छा जिक्र तो सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता में है। सीधे सीधे तो नहीं, लेकिन यह कहकर जयराम रमेश ने सिंधिया को गद्दार जरूर कह दिया। सिंधिया ने कहा कि विजय रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी और 150 साल बाद बीजेपी के मित्र सिंधिया ने छोड़ी कांग्रेस थी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान खंडवा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जयराम रमेश ने कहा कि खंडवा की बहू सुभद्रा कुमारी चौहान ने कविता लिखी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। लेकिन जब मैं सुभद्रा कुमारी चौहान को याद करता हूँ तो मुझे सिंधिया याद आ जाते हैं। उन्हें नए मालिकों के सामने वफादारी के सबूत रोज ही पेश करने होते हैं। 25-30 साल कांग्रेस में थे, उनके पिता भी कांग्रेस में थे। उसके बाद वो भी चले गए, मध्य प्रदेश की सरकार को गिरा दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को लोगों से जाति और धर्म से ऊपर उठकर आह्वान किया। उन्होंने कहा कि लोगों के जाति और धर्म के नाम पर बंटने से समाज कमजोर होता है। गहलोत ने ये बात महावीर जी पंच कल्याण और महामस्तक अभिषेक महोत्सव की शुरुआत के दौरान कही। सीएम गहलोत ने कहा कि मैं लोगों से आग्रह करता हूं कि जाति धर्म के बंधन को तोड़कर पूरी मानवता जाति की सेवा करें। ये महावीर भगवान का भी उपदेश था। गहलोत ने कहा कि दुर्भाग्य से हम लोग जाति और धर्म के नाम पर बढ़ जाते हैं, जिससे समाज कमजोर होता है। उन्होंने कहा कि वो किसी भी धर्म स्थल पर जाते हैं तो अपने लिए कुछ नहीं मांगते और यही प्रार्थना करके आते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में जो प्राणी मात्र हैं, जीव मात्र हैं, उनका कल्याण हो। सीएम योगी आदित्यनाथ ने झांसी को 360 करोड़ की योजना का सौगात दिया है। इस दौरान सीएम ने भारतीय जनता पार्टी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि 2017 से पहले माफिया गरीबों और व्यापारियों की संपत्ति हड़प लिया करते थे, लेकिन आज भाजपा सरकार उनसे ये संपत्ति ब्याज समेत वापस ले रही है। माफियाओं की जब्त की गई संपत्ति पर महिला संरक्षण गृह और गरीबों के आवास बनाए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 2017 से पहले यहाँ के जिम्मेदार लोगों ने बुंदेलखंड की हमेशा बदरंग तस्वीर ही पेश की है, जिससे सुधारने का संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया और प्रदेश सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है। बुंदेलखंड असीम संभावनाओं से भरा हुआ है। पर्यटन के क्षेत्र में यहाँ असीम संभावनाएं हैं। जरूरत इस दिशा में
काम करने की है। डिफेंस कॉरिडोर के जरिए सरकार का ये प्रयास लगातार जारी है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि भाजपा सरकार में बुंदेलखंड की तस्वीर बदली। पानी की समस्या से जूझने वाले बुंदेलखंड को अब भरपूर पानी मिल रहा है। आज बुंदेलखंड में बेहतर कनेक्टिविटी है। बुंदेलखंड के नौजवानों को नौकरी और रोजगार भी मिल रहा है। आज बुंदेलखंड में बेहतर कनेक्टिविटी हुई है और उससे भी आगे बढ़ करके बुंदेलखंड के नौजवानों को नौकरी और रोजगार भी मिला है। बुंदेलखंड डकैती से मुक्त हुआ है और बुंदेलखंड में माफिया और अपराधियों का बोलबाला समाप्त हुआ है। ये जो माफिया यहां पर गरीबों की संपत्ति पर कब्जा कर लेते थे, व्यापारियों की संपत्ति को हड़प लेते थे, सत्ता की धमक दिखा करके प्रशासन को दरकिनार करके राह चलते हुए लोगों का जीना हराम करते थे, यहां के संसाधनों पर लूट खसोट करते थे। आज आप देख रहे हो कि ब्याज सहित इसकी वसूली सरकार ने प्रारंभ कर दी। अब जामा मस्जिद में अकेले आने वाली लड़कियों को बिना पुरुष के एंट्री नहीं मिलेगी। अब अगर लड़की को अंदर जाना है तो साथ में किसी पुरुष का होना जरूरी है। मस्जिद के एंट्री गेटों पर अकेली महिलाओं की नो एंट्री के बोर्ड लगा दिए गए हैं। नोटिस में लिखा गया है कि जामा मस्जिद में लड़की या लड़कियों को अकेले दाखिला नहीं मिलेगा। मतलब साफ है कि बिना पुरुष की महिलाएं अब जामा मस्जिद में एंट्री नहीं ले पाएंगी। इस बात पर राजनीति भी शुरू हो गई है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल इस आदेश का विरोध कर रही हैं। स्वाति मालीवाल का कहना है कि इस मामले में वो मस्जिद के इमाम को नोटिस जारी करेंगी। वहीं मस्जिद प्रशासन का कहना है कि महिलाओं के साथ अश्लीलता को रोकने के लिए ये निर्णय लिया गया है। स्वाति मालीवाल अपने ट्वीट में लिखती है कि जामा मस्जिद में महिलाओं की एंट्री रोकने का फैसला बिल्कुल गलत है। जितना हक एक पुरुष को इबादत करने का है उतना ही एक महिला को भी। मैं जामा मस्जिद में इमाम को नोटिस जारी कर रही हूं। इस तरह महिलाओं की एंट्री बैन करने का अधिकार किसी को नहीं है। वहीं जामा मस्जिद में अकेली लड़कियों के प्रवेश पर प्रतिबंध को लेकर सियासी घमासान भी शुरू हो चुका है। अब इस मुद्दे को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने हैदराबाद के सांसद ओवैसी से सवाल किया। वीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल ने ओवैसी को भड़काऊ भाईजान कहते हुए कटाक्ष किया है। तो वो मुस्लिम लड़कियों को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने की बात करते हैं, मस्जिद में भी घुसने से उन्हें रोका जा रहा है। हालांकि जामा मस्जिद प्रबंधन के फरमान की आलोचना मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के प्रवक्ता शाहिद सईद ने भी की है। उन्होंने कहा कि इस तरह की मानसिकता ही गलत है। उन्होंने कहा कि जामा मस्जिद इबादत की जगह है और यहाँ आने से किसी को भी रोका नहीं जा सकता। उन्होंने मस्जिद प्रबंधन से सवाल किया कि इबादत की जगह हर किसी के लिए खुली होनी चाहिए, यहाँ लड़कियों या महिलाओं के साथ दोयम दर्जे का बर्ताव क्यों। जामा मस्जिद में हाल ही में लड़कियों के अकेले प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी। जामा मस्जिद प्रबंधन ने इस संबंध में विधिवत आदेश जारी किया और गेट पर नोटिस भी चस्पा कराई है, जिसमें लिखा है कि जामा मस्जिद में लड़कियों का अकेले दाखिला मना है। इस तरह की पट्टी मस्जिद के तीनों गेटों पर लगाई गई है, जिसके बाद से सियासत शुरू हो गई है। गुजरात इस समय अखाड़े में तब्दील हो गया है और गुजरात की जनता का दिल जीतने के लिए सभी पार्टियां हर दांव आजमा रही हैं। कोई दिन में 4-4 रैलियां कर रहा है तो कोई रोड शो कर रहा है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने गुरुवार को में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी की एंट्री हुई। गुजरात चुनाव को लेकर नेता राघव चड्ढा ने कहा कि आज मैं आपको बीजेपी की डबल इंजन सरकार की सच्चाई बताना चाहता हूं। पहली बार 2014 में गुजरात में डबल इंजन की सरकार बनी। 2014 से लेकर 2022 तक महंगाई रूपी राक्षस ने गुजरात सहित देश के आम आदमी की जेब पर डाका डाला है। चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है। जब 2014 में डबल इंजन की सरकार बनी तब रोजमर्रा की जिंदगी जो चीजें थी उनके दाम 3 गुना बढ़ गए और अब मुद्दा जो है चुनाव का वो महंगाई है। और जब से गुजरात में आम आदमी पार्टी ने लोगों को जोड़ना शुरू किया और गुजरात का आम आदमी, आम औरत झाड़ू के निशान तले, अरविंद केजरीवाल जी के झंडे तले इकट्ठा आ गया तो बीजेपी की हवाइयां उड़ गई हैं।
एक 5 फुट 5 इंच के शख्स अरविंद केजरीवाल जी का इतना खौफ बीजेपी को है कि आज उन्हें सारी ताकत गुजरात के चुनावी मैदान में झोंकनी पड़ रही है। वहीं लव बर्ड केएल राहुल और आथिया शेट्टी के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है। क्रिकेटर केएल राहुल और सुनील शेट्टी की बेटी अभिनेत्री आथिया शेट्टी अपने रिश्ते पर अब मुहर लगाने जा रहे हैं। आपको बता दें कि लंबे समय से सुर्खियों में बने हुए हैं ये दोनों जोड़ा और इनके रिश्ते को ऑफिशियल भी कर दिया गया है। सोशल मीडिया के माध्यम से दोनों ने अपने रिश्ते को ऑफिशियल किया, जिसके बाद लगातार दोनों सुर्खियां बटोर रहे थे। अगले साल दोनों की शादी के कयास भी लगाए जा रहे थे, लेकिन अब इन कयासों पर अभिनेत्री के पिता सुनील शेट्टी ने पूर्ण विराम लगा दिया है। उन्होंने ये साफ कर दिया है कि दोनों की शादी जल्द होनी है। उनका कहना है कि अब बस मुहूर्त का इंतजार है और तारीख खोजी जा रही है, जिसके बाद सारी तैयारियां शुरू कर दी जाएंगी और सब कुछ प्लान के साथ हुआ तो जल्द ही तारीख और जगह दोनों चीजों का भी पता चल जाएगा। वहीं ऊपरी असम के डिब्रूगढ़ में स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल डिब्रूगढ़ शाखा में वीर लाचित बरफुकन को श्रद्धांजलि दी गई। भव्य समारोह में असम के ऐतिहासिक आहोम सेना के सेना नायक वीर लाचित बरफुकन को श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया और वीर लाचित बरफुकन के 400वीं जयंती के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय से इतिहास विभाग की सहायक प्रोफेसर डॉक्टर काकोली गोगोई के साथ विद्यालय में पीवीसी सीए संजय जैन और बोर्ड मेंबर श्रीमती बनीता जैन भी समारोह में मौजूद रही। इस मौके पर डॉक्टर काकोली गोगोई ने वीर लाचित बरफुकन की वीरता, देशभक्ति और कुर्बानी के बारे में छात्रों को बताया और उनसे सीखने के लिए प्रेरित किया। वहीं दिल्ली पब्लिक स्कूल के पीवीसी सीए संजय जैन ने वीर लाचित बरफुकन की प्रेरणादायक जीवन गाथा के साथ साथ असम की गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में शामिल करने की अनुशंसा की तकनीक और पीढ़ी को असम के विराट इतिहास के बारे में रूबरू कराया। इस अवसर पर श्रीमती बनीता जैन ने लोगों को वीर लाचित बरफुकन के जन्म जयंती की बधाई दी। सभी के वीर और सभी से वीर सेना नायक के आदर्शों को आत्मसात करने का आह्वान भी किया। दिल्ली पब्लिक स्कूल की प्रधानाध्यापिका श्रीमती प्रभाती विश्वास ने विश्वास जताया कि इतिहास पुरुष से संबंध ऐसे समारोह ही नव प्रजन्म के बीच स्वाभिमान और देशभक्ति की भावना का संचार कर सकते हैं। महावीर लचित बरफुकन की 400वीं जन्म जयंती पर सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज महावीर लचित की इस जन्म तिथि के अवसर पर पूरे देश में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी कार्यक्रम की कड़ी में दिल्ली पब्लिक स्कूल डिब्रूगढ़ में भी हम लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें नाटक, बच्चों ने नाटक की प्रस्तुति की, गीत गाए और काफ़ी कार्यक्रम हुए। आज इस अवसर पर डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉक्टर काकुली गोगोई भी, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री की, वो उपस्थित रही। तो दिल्ली पब्लिक स्कूल তেওঁলোকে খুব সুন্দৰকৈ লাচিত দিৱসৰ আয়োজন কৰিছে। কণ কণ শিশুসকলে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে খুব সুন্দৰকৈ লাচিতৰ জীৱনীমূলক আৰু লাচিতৰ আদৰ্শৰে উদ্বুদ্ধ তেওঁলোকে কবিতা আবৃত্তি কৰিছে, তেওঁলোকে নাটক প্ৰস্তুত কৰিছে আৰু এই গোটেই যিসকল তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰিছে এই গোটেই কাৰ্যক্ৰমবিলাকে আমাক লাচিতৰ দেশপ্ৰেম, আমাক লাচিতৰ দেশৰ প্ৰতি থকা ত্যাগ, তেখেতৰ সাহস এই কথা আকৌ সোঁৱৰাই দিছে। কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই কথাবিলাকে তেওঁলোকক শিকিবলৈ বাধ্য হৈছে, তেওঁলোকে শিকিছে। राष्ट्रीय हिंदी न्यूज चैनल में इस समय फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज चैनल। नमस्कार। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।